शौर्या, प्लीज़ रहम करो मुझ पर। मेरी बस हो चुकी है, मैं मज़ीद कुछ नहीं झेल पाऊँगी। इस नाज़ुक सी जान के हाथ वो बुरी तरह से बेड के हेडबोर्ड से बांध चुका था। पिछले 5 घंटों से वो ऐसी ही हालत में थी। अपने बाजुओं को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर इस ज़ालिम शख्स के दिल में इस लड़की के लिए ज़रा भी दया नहीं थी। इंतहाई जुनूनी अंदाज में एक नज़र इसने अनन्या की जानिब देखा और फिर शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर कहने लगा, मेरी जान, एक तो तुम थक बड़ी जल्दी जाती हो। अरे अभी तो मैंने ठीक से कुछ किया भी नहीं और पहले ही तुम्हें थकावट हो गई। प्लीज़ चुपचाप लेटी रहो और मुझे मेरा काम करने दो। तुम भी इंजॉय करो। मगर अनन्या के लिए मज़ीद बर्दाश्त करना मुश्किल हो चुका था। इसकी आंखों से आबा अजदाद की दी हुई बर्दाश्त ख़त्म हो रही थी और आंसू तवातर से गिर रहे थे कि शायद इससे राक्षस को इस पर रहम ना आ जाए, मगर वो तो बिल्कुल ही मर्यादा भूल बैठा था। छोड़े मुझे, मैं अब थक चुकी हूँ। अनन्या की बात सुनकर वह कहने लगा, इतनी जल्दी? अभी तो सुबह के 7 बजे और मैं माँ जी से कह चुका था कि शाम 5 बजे से पहले हमारे द्वार पर कोई दस्तक न दे। ये कहकर वो इसके हाथों को बेड हेडबोर्ड से तो खोल चुका था, लेकिन इसके नाजुक होठों को अपने लबों में कैद करके इन पर शिद्दत से लुटाने लगा। पूरी रात इसने बार बार इन होठों पर अपना कहर बरसाया था और अब तो इसके होंठ भी नीले पड़ने लगे थे। वह इसे खुद से दूर करने लगी, लेकिन कहाँ वो बॉडी बिल्डर, कहाँ वो नाजुक सी जान। वो जितना इसे खुद से दूर करती वो उतना ही इसका करीब आ रहा था। कहने लगी, हटें अब, मुझे जाकर संसान करने दें। देखिए समय क्या हो गया है, आपको तो ज़रा भी लिजा ही नहीं है। माँ जी को ही कह दिया कि द्वार पर दस्तक न दें। अरे क्या सोचेंगी वो? इसकी बात सुनकर शरारत से शौर्य हंसा था और हंसकर कहने लगा, अरे सोचना क्या है, हर कोई ये करता है। सुहाग रात को ये सब कुछ ही तो किया जाता, और फिर ये जो मेरा कमरा मेरे सब दोस्तों ने मिलकर सजाया था। किस लिए सजाया था? अरे इतनी महंगी सजावट किस लिए करवाई थी? ताकि पूरी रात पूरी एंजॉय कर सकूं, और अब तुम प्लीज़ मुझ पर धर्म के फतवे जारी ना करो। ये सुनकर अनन्या ने अपना आप बड़ी मुश्किल से शौर्य से छुड़वाया और बैठ के कंबल को खुद पर लपेटकर बाथरूम जाने लगी। तो शौर्य ने कहा, मिसेस शौर्य, मैं तुम्हें अभी संसान करने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि तुम्हारे शौर्य का अभी मन नहीं भरा। ये कहते हुए वो बेड से खड़ा हुआ और एक झटके से इसके कंबल को खींचा था। अनन्या कंबल समेत इसके साथ जा लगी थी। इसे बाजू से पकड़कर इसने बेड पर गिराया था और कहने लगा, अभी नहीं, इतनी जल्दी तुम्हारी जान नहीं छोड़ सकता। आखिर वलीमा भी तो पक्का करना है। लेकिन जैसे ही वो इस पर गिरा और 7वीं बार अपनी कामना पूरी करने लगा, तो उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि अनन्या अखड़े अखड़े सांस ले रही थी। ये देखकर शौर्य के होश उड़ गए, क्योंकि अरे यार, ऐसा भी क्या शर्माना, हम तो तेरे दोस्त हैं यार। कोई 30 बार तो इससे पूछ चुका हूँ कि बता, कल रात तेरे और भाभी के बीच क्या हुआ? मगर तो ऐसे मुंह में रुमाल दबाए बैठा है जैसे कोई दूसरी दुनिया का प्राणी हो। शौर्य अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर बोला था, जिसकी 1 हफ्ता पहले शादी हुई थी, और आज वो अपने दोस्तों की मंडली में आकर बैठा था और थोड़ा शर्माया शर्माया था। इसकी इस बेबाकी पर इसके बाकी दोस्त भी हंसे थे और कहने लगे, अरे यार, क्यों तंग कर रहे हो इसको? ये इसकी और इसकी पत्नी का प्राइवेट मामला है। लेकिन शौर्य के मन में तो ना जाने कौन से लड्डू फूट रहे थे। कहने लगा, नहीं यार, दोस्तों में कैसी प्राइवेसी? मुझे बड़ी उत्सुकता है होती है, बता नहीं सकता मैं, जब कोई अपनी पहली रात का किस्सा सुनाता है तो। प्लीज़ यार बताओ ना। भाभी ने शुरुआत की थी, ये तूने? इसकी इस बेबाकी पर इसकी दोस्त ने एक मुक्का इसके मुंह पे दे मारा कि चुप हो जा, मैं तो नहीं बताने वाला। यार तुम्हें नहीं पता, मुझे शादी का बहुत शौक है। जब भी मेरे दोनों भैया अपने कमरों में जाते हैं और कमरे का किवाड़ बंद करते हैं, तो मेरा बड़ा चैन हो जाता हूँ कि कब ये समय गुजरेगा और कब मेरी शादी का समय करीब आएगा। शौर्य अपने दोस्तों की मंडली में बैठा बड़ी बेबाकी से इस बात का अच्छे से पर्दाफाश कर रहा था कि इसे शादी का बहुत शौक है। इसका दोस्त कहने लगा, तौबा है, जिस प्रकार की तू है, हमें तो लगता है कि पहली रात तेरी पत्नी मर जाएगी। वो हंसने लगा और कहने लगा, तो मर जाए, बस एक बार मैसर तो आए, फिर बेशक मर जाए। इसका दोस्त कहने लगा, जिससे तुम शादी करोगे वो तो पछताएगी। शौर्य कहने लगा, जो मेरी पत्नी बनेगी रक्षा मांगेगी मुझसे। ये सुनकर इसके दोस्त कानों को हाथ लगाने लगे। कहने लगे, देखो, हमारा मशवरा यह है कि किसी दुबली पतली लड़की से शादी न कर लेना। किसी ऐसी लड़की से करना जो तुझे भुगत सके। शौर्य कहने लगा, शादी जिससे भी हो, इसे मुझे भुगतना तो पड़ेगा। ये कहते हुए इसने अपना बैग कंधे पर लटकाया था। इस वक्त वो कॉलेज की कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। आखिरी वर्ष था
फिर इसने यूनिवर्सिटी जाना था। अभी 3-4 वर्ष थे कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करके एक अच्छी नौकरी हासिल करता, फिर जाकर कहीं शादी की रात इसके भाग्य में आनी थी। और इसका ये आलम था कि कामनाएँ अरूज पर थी। यहाँ कॉलेज में भी कई लड़कों के साथ इसका उठना-बैठना था, बातचीत थी। कोशिश तो इसकी यहाँ भी यही थी कि बस किसी लड़की के साथ इसकी दोस्ती हो जाए, गर्लफ्रेंड बन जाए, वो थोड़ा बहुत इसे टच तो कर ही ले। कम से कम इसके अरमानों को किसी लड़की का स्पर्श पहुँच ही जाता। लेकिन कोई भी लड़की इससे इसका दरफ़री हो ही नहीं थी। एक बार इसने एक लड़की के साथ दोस्ती की थी और फिर इसे बाहर पार्क में मिलने के लिए भी बुलाया था। नोटिस लेने के बहाने इसने उसकी थाई पर हाथ रखा इधर के एक जोरदार थप्पड़ वो शौर्य के मुंह पर चढ़ चुकी थी और इसके बाद शौर्य की खूब अपमान करके वहां से चली गई थी। बेचारे के अरमान दिल में ऐसे दबके रह गए थे कि दोबारा सोच ही ना सका कि किसी लड़की की तरफ हाथ बढ़ाए। वो बाल्यकाल की उम्र में आया ही था कि बड़े भैया की शादी हो गई। रात को जब बड़े भैया के कमरे का किवाड़ बंद हुआ और कड़ाक से चिटकनी लगी थी, तब इसका ध्यान इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसके बड़े कान वहीं लाउंज में ही बैठे उल्टी सीधी बातें करने लगे कि यार शादी का भी अपना ही आनंद है। ये तो इस वक्त अपनी पत्नी के साथ ऐश कर रहा होगा और एक हम है कि हमें नींद भी नहीं आ रही। घर इस वक्त इतना बड़ा नहीं था। लाउंज में सब लड़कों ने अपने बिस्तर बिछाए हुए थे, लेकिन सबकी आंखें दुल्हा दुल्हन के कमरे की जानिब थी। कब लाइट बंद हो रही थी, कब चल रही थी, सबकी नज़रें ऊपर की रोशनदान से आने वाली जल्दी लाइट पर थी। कभी कुछ बातें करते तो कभी कुछ। इनकी बातों में इतनी बेबाकी थी कि शौर्य के भी कान खड़े हो गए। इसके ना चाहते हुए भी दिलचस्पी बढ़ने लगी। इसी बारे में सोचने लगा, फिर नौजवान अवस्था में दाखिल हो चुका था। माइल चांस में दिलचस्पी भी बढ़ने लगी। अब इसका ध्यान बंद चिटकनी और बंद कबाड़ की तरफ जाने लगा था। कुछ वर्ष बाद दूसरे भैया की शादी भी हो गई। फिर कॉलेज में प्रवेश हुआ था। ऐसे ही लड़कों से दोस्ती हो गई, कामनाएं बढ़ने लगी थी। शादी और बंद कमरे के अंदर की कहानी भी आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी थी। अब तो यह हाल था कि जब भी किसी खूबसूरत लड़की को देखता तो आंखों में कुछ एक्सरे टाइप की मशीन फिट होने लगती थी। इसे इन बेबाक नज़रों से देखता कि वो लड़की दोबारा से अपना दुपट्टा संभालने पर मजबूर हो जाती थी। बहरहाल कई लड़कों से वो फ़ोन पर बातें करने लगा था। सुंदर था इसलिए लड़कियों से दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन पहली बार जब एक लड़की के साथ डेट पर गया था तो वो लड़की काफ़ी घबरा रही थी, क्योंकि पहली बार किसी लड़के से मिलने आई थी। ये पहली बार तो शौर्य भी गया था, लेकिन बहुत आत्मविश्वास से बैठा था। इसने एक ऐसे रेस्टोरेंट का चुनाव किया जहाँ पर टेबल के बाद एक लकड़ी का बोर्ड लगाया गया था ताकि प्राइवेसी भंग ना हो, और हर टेबल के बाहर की तरफ एक पर्दा सा लगा हुआ था। बजाय लड़की के सामने कुर्सी पर बैठने के, इसी के बराबर वाली कुर्सी पर बैठा था। वो बेहद नर्वस थी, कहने लगी, मैं आज तो तुम्हारे कहने पर आ गई हूँ, लेकिन आइंदा नहीं आऊँगी, मुझे डर लगता है। वो कहने लगा, और डर किस बात का है बेबी? देखो पहली डेट तो एंजॉय करने दो। इसने पर्दा बराबर कर दिया। सिर्फ 2 जूस मंगवाए थे और वेटर से कहने लगा कि जब तक मैं ना कहूँ ऑर्डर लेने मत आना। इस लड़की का हृदय बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो ऐसी नहीं थी। पहली मुलाकात शौर्य के बस स्टैंड पर हुई थी। वो बस स्टैंड पर कॉलेज यूनिफॉर्म में बस का इंतज़ार कर रही थी और ये बाइक पर बैठा इसे देख रहा था। वहीं से नज़रों का आदान प्रदान हुआ। फिर फ़ोन नंबर भी मिल गया। फ़ोन पर बात करते करते इसकी मक्खन जैसी बातों में आकर वो लड़की पहली मुलाकात के लिए भी आ चुकी थी। पर्दा आगे था, स्कार्फ इस लड़की ने पहन रखा था। शौर्य कहने लगा, मुझे तुम्हें देखना है। कहने लगी, चेहरा तो मेरा खुला है, देखो मैं स्कार्फ नहीं उतारूंगी। लेकिन साथ ही शौर्य के बाद हाथों की गुस्ताखियाँ शुरू हो चुकी थी। वो अपने पैर से इसके पैर पर और पैर से पिडली पर अपना पाँव फेरने लगा। वो लड़की बुरी तरह से नर्वस हो रही थी, फिर अपना हाथ फैलाकर इसके दूसरे कंधे पर रखकर इससे अपने करीब कर गया। वो बुरी तरह से बौखला के रह गई। वो हद से पार जाने लगा तो कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? वो कहने लगा, मुझे डेट पर किया जाता है, सिर्फ तुम्हें खाना खिलाने के लिए थोड़ी लाया हूँ यहाँ पर। इसका बस नहीं चल रहा था कि सारी हदें पार ही करता। अपने होंठ वो इसके गर्दन पर रख चुका था। जब वो लड़की हड़बड़ाकर पीछे हटी और खड़ी हो गई, इसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। कहने लगी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो कहने लगा, तो क्या हुआ? प्रेम में यही सब कुछ तो होता है। तुम क्या समझती हो, डेट का मतलब सिर्फ ये थोड़ी होता है कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा तुम चली जाओगी। जितने पैसे खाने में लगेंगे इतने ही अपने वसूल करने का अधिकार भी रखता हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि इस लड़की ने शौर्य के मुंह पर थप्पड़ दे मारा, बाहर निकल कर चली गई। शौर्य का पहला अनुभव बहुत बुरा गुजरा था। इससे इस लड़की पर बेहद क्रोध आया था।
इस लड़की ने शौर्य का नंबर तक ब्लॉक कर दिया। इसके बाद शौर्य ने कई लड़कियों से दोस्ती की, कुछ ऐसी थी जिन्होंने इसके इन बेबाकियों पर कोई आपत्ति नहीं किया था, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक थी। इससे आगे वो नहीं बढ़ रहा था। अलबत्ता लड़कियों के साथ किस कर लेता था, रेस्टोरेंट में कोने पे बैठकर छोटी मोटी गुस्ताखियाँ भी कर लेता था। वक्त यूं ही गुजरने लगा। तालीमी सिलसिला ख़त्म हुआ तो इसके पिताजी ने इसे अपनी फैक्ट्री में बुलवा लिया था। जैसे ही दो बड़े भैया काम करते थे, वो भी करने लगा। फिर शादी की जिद इसने पकड़ ली कि अब वो बाकायदा काम शुरू कर चुका है तो जीवन का भी अर्ब अर्नब हो जाना चाहिए। इसके माताजी ने लड़कियां देखनी शुरू कर दी। खाता पीता परिवार था, इसलिए ज़्यादा आपत्ति तो किसी को नहीं होनी थी। एक विवाह समारोह में ही वो अपनी माताजी के साथ गया था। जब इसने वहाँ पर इसी लड़की को एक नौजवान के साथ खड़े देखा, काफ़ी फैंसी वेशभूषा में थी, लेकिन इस लड़की की नज़र नहीं पड़ी थी। देखकर लग रहा था कि इसके पास खड़ा नौजवान इसका पति है। जो कुछ इस लड़की ने इसके साथ किया था, वह इसे भूल नहीं सकता था। इसलिए बड़े क्रोध भरी नज़रों से देख रहा था, लेकिन इस लड़की की नज़र नहीं पड़ी थी। वो अपने पति के साथ बाकी अतिथियों के साथ हंस-हंस कर बातें कर रही थी। जब एक 17 वर्षीय लड़की इसके पास देख दो कहते हुए आई थी, फिर कहने लगी, आपको किसी से मिलवाना है? वो लड़की अपनी बहन से कई गुना ज़्यादा सुंदर थी। इसने भी स्कार्फ पहन रखा था, लेकिन स्कार्फ के अंदर से भी इसके लंबे घने बाल बाहर तक नजर आ रहे थे। मतलब इसके बालों की चोटी इसकी कमर से भी नीचे थी। अपनी बहन से कई गुना ज़्यादा सुंदर थी। शौर्य तो अपने होश खो बैठा था, इसे बेखुदी से देखे जा रहा था। चौंका तब जब वो लड़की से की छोटी भाभी से बात कर रही थी और इसकी छोटी बहन थी। तभी से पता चला कि इस लड़की का नाम अनन्या है। कुछ सोचकर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया था। अब इसने अपनी माताजी को खास तौर पर इस लड़की को दिखाया, कहने लगा, ये कौन है? इसके माताजी कहने लगी, तुम्हारी भाभी की दूर की कज़न है। अच्छी लड़की है, बड़ी वाली की बस अभी चंद महीने पहले ही शादी हुई है। वो कहने लगा, आप मेरा रिश्ता इसकी छोटी बहन से मांग ले, बहुत प्यारी है। इसकी माताजी कहने लगी, वो तो अभी शायद 12वीं कक्षा में पढ़ती है। मैं कहने लगा, तो क्या हुआ माँ, प्लीज़ मुझे लड़की पसंद है, मुझे इससे विवाह करना है। शौर्य ने तो जैसे ज़िद पकड़ ली। इसकी छोटी भाभी ने भी आगे रिश्ते की बात की। पहली बार इसकी माताजी जब इन लोगों के घर रिश्ता लेकर गईं तो इन्होंने ज़्यादा आपत्ति नहीं की थी। बस ये कहा था कि वो रोका अभी कर लेंगे, लेकिन विदा कुछ समय बाद ही करेंगे जब बच्चे की तालीम मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन शौर्य की ज़िद थी कि वो रोका नहीं करेगा, सीधा विवाह करेगा। परिवार इनका अच्छा खासा इस्टेब्लिश था, इसलिए किसी ने भी इनकार नहीं किया। विवाह के समय जब पहली बार अनन्या की बड़ी बहन सोनाली ने उसे देखा तो उसकी रंगत उड़ के रह गई थी। लेकिन विवाह का मौका था, कुछ कह नहीं सकती थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसकी माताजी कह रही थी, बेटो तुम्हारा होने वाला बहनोई है, बस कुछ ही देर में फेरे शुरू हो जाएंगे। वह इसको देख रहा था। बार बार बदहवासी इस लड़की के चेहरे पर छा रही थी। अपनी माँ के इसरार करने पर ही वो शौर्य के बराबर में बैठ गई। तभी सबकी नज़रों से बचते हुए उसने इसका हाथ पकड़ा था। वो बुरी तरह से चौंकी थी। कहने लगा, देखो जो कुछ हमारे बीच हो चुका है सब भूल जाओ तो बेहतर है। अगर तुमने अपने घर वालों को कुछ भी बताकर मेरे इस रिश्ते में रुकावट डाली तो मैं भी तुम्हारे पति को बहुत कुछ बता सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ। तुम्हारा नंबर अभी तक मेरे पास सेव है, तुम्हारी बातें अभी तक मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा डर गई। कहने लगा, शादी कुछ देर में हो जाएगी, अभी तुम कुछ नहीं कर सकती। शादी के बाद कुछ भी उल्टा सीधा करोगी तो तलाक तुम्हारी बहन को हो जाएगी, बदनामी बहुत हो जाएगी। लड़कों का क्या है, इन्हें कुछ भी करने से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे और भी लड़कियाँ मिल जाएंगी, जैसे तुम्हारे बाद मेरी और भी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं और थी भी। लेकिन जीवन तुम्हारी बहन का ही बर्बाद नहीं होगा, तुम्हारा भी हो जाएगा। तुम्हारे पति को मैं सब कुछ बता भी दूंगा और दिखा भी दूंगा। जिस दिन हम लोग होटल में मिले थे मैंने चुपचाप तुम्हारी तस्वीरें खींच ली थी। अपना नंबर दो तो तुम्हें व्हाट्सएप भी कर देता हूँ। लड़की बुरी तरह से डर गई। सोनाली कहने लगी, प्लीज़ शौर्य तुम ऐसा कुछ ना करोगे। वो कहने लगा, तुम पर डिपेंड करता है, तुम अगर चुप रहोगे तो मैं भी चुप रहूँगा। सोनाली को ठीक ठाक डरा के वो चुप करवा चुका था। वो तो ज़्यादा देर वहाँ रुकी भी नहीं। जैसे ही नन्ही और शौर्य की शादी हुई, इसने ना कोई रस्म की और ना ही कोई बातचीत और ना मज़ाक भोजन भी ठीक से नहीं खाया और अपने पति से कहने लगी कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है और घर जाना चाहती है। वो पूछता रह गया कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन वो जा चुकी थी। अनन्या दुल्हन बनी शौर्य के बराबर में बैठी थी। हालांकि सिर्फ शादी की बात हुई थी, लेकिन शौर्य ने कहा कि इसे विदा अभी चाहिए। ये सुनकर दोनों परिवार के लोग परेशान हो गए, कहने लगे, इतनी जल्दी? हालांकि बात तो सिर्फ शादी की हुई थी, हमारी बेटी तो अभी पढ़ना चाहती है।
वो कहने लगा, लेकिन मुझे अभी विदा चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आपको आपत्ति होनी चाहिए। जब विवाह हो गया तो विदा में क्या कबाहत। बाकी अगर आपकी बेटी को पढ़ने का शौक है तो मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। बहरहाल जब लड़की वालों ने देखा कि शौर्य तो टलने को तैयार ही नहीं है, अपने परिवार की भी नहीं सुन रहा, तो वो लोग भी थोड़ा घबरा गए कि कहीं बात इतनी ख़राब ना हो कि विवाह के 1 घंटे बाद ही उनकी बेटी का जीवन ख़राब हो जाए। क्योंकि शौर्य के तासुरात कुछ अजीब से थे और अनन्या की जान निकली हुई थी। वो तो पहले ही रिश्ते के लिए नहीं मान रही थी। इसकी माँ ने कहकर मनवाया था कि सिर्फ शादी है, विदा हम 2-3 वर्ष बाद ही करेंगे, और लड़का था कि ज़िद पकड़े बैठा था कि विदा लेकर ही जाऊँगा, वरना दूसरी सूरत में कोई भी अंतिम कदम उठा लूँगा। हालांकि लड़की के माता-पिता इसे समझाते थक गए थे कि शौर्य तुम्हें हुआ क्या है? ये तुम क्या कह रहे हो? सब कुछ पहले से ही था तो फिर ये सब? वो कहने लगा, मुझे अपनी पत्नी अपने साथ लेकर जानी है। जब वो मेरी पत्नी बन चुकी है तो फिर बात मेरी चलेगी, दूसरों की नहीं चलेगी। ना मैं अब की सुनूंगा और ना ही अपने ससुराल वालों की। अगर इन्हें अपनी बेटी बसानी तो अभी विदा करें, वरना दूसरी सूरत में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा ख्याल से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बात कुछ इस नौयत की थी कि सबको ही प्रतिष्ठा के लारे पड़ गए थे, इसलिए विदा करनी पड़ी। अनन्या के लिए सब कुछ हैरान-कुन सा था, वो तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार ही नहीं थी। लड़की वालों ने ये तक बात रखी कि दहेज की अभी इन्होंने कोई तैयारी नहीं की। शौर्य कहने लगा, मेरे कमरे में सब कुछ मौजूद है। बाकी का जो कुछ आपने देना होगा वो आपकी मर्ज़ी है, दें या ना दें। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बहरहाल रात के 2 बज चुके थे, लेकिन वो अपनी बात पर अटल था कि विदा करवाए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। इसने विवाह की सुंदरता की वजह से भी किया था और दूसरी वजह सोनाली का मारा गया थप्पड़ था। वो भूला नहीं था, इसलिए चाहता था कि बदला इसकी बहन से लेगा। इसकी बहन तड़पेगी तो सोनाली भी तड़पेगी। जैसे ही अनन्या विदा होकर शौर्य के घर पर आई तो उसकी भाभी ने उसे शौर्य के कमरे में जाकर बिठा दिया। कमरा कुछ बिखरा हुआ था, तौलिया कहीं गिरा हुआ था, जो कपड़े वो बदल कर गया था वो भी इधर उधर पड़े हुए थे, क्योंकि प्री प्लानिंग नहीं गया था। बस वहां जाकर सोनाली का मारा हुआ थप्पड़ दोबारा से अपने रफ्तार पर महसूस होने लगा था, इसलिए इसने जिद करके विदा ली थी। इसकी भाभी ने जल्दी से तौलिया उठाया, बाथरूम में जाकर टांगा, इसके कपड़े उठाने लगी। कहने लगी, ये लड़का भी पता नहीं क्या है, इसकी कोई भी बात सीधी नहीं है। एकदम से ही विदा का शोर मचा दिया। क्या कुछ सोचा था हम लोगों ने कि सबसे छोटा देवर है, धूमधाम से विवाह करेंगे, लेकिन अजीब अफरा तफरी डाली इस लड़के ने कि सभी नहीं आया कि हुआ क्या है। जल्दी से उसकी भाभी ने कमरे की हालत को कुछ दुरुस्त किया था, इसके धोने वाले कपड़े ले जाकर बाहर चली गई। अनन्या तो अभी तक बैठी थी, इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। अभी तो पति पत्नी के रिश्ते को भी ठीक से नहीं जानती थी। इसे तो यही था कि अभी 18 वर्ष की है, 3 वर्ष तक ही इसकी विदा होगी, जब वो 20 वर्ष की हो जाएगी। लेकिन ये नहीं सोचा था कि इसका पति 1-2 दिन का भी सब्र नहीं करेगा। रात के 2 बजे से विदा करवा कर ले आया था और अभी तक रात के 2:30 बज रहे थे, ना कोई रस्में हुई, ना ही इसने अपने विवाह को इस तरह से एंजॉय किया जैसे करना चाहिए था। इसने तो सोचा भी नहीं था, इसने तो विवाह के इवेंट को भी ठीक से एंजॉय नहीं किया था। बस विवाह हुआ तो शौर्य ने विदा की रट लगा दी। वहाँ मुश्किल ही सबने भोजन किया था। इसकी तो बड़ी बहन सोनाली और बहनोई तक शामिल नहीं थे, और ये सब तमाशा लग गया था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करे और क्या ना करे। अभी वो यही सोच रही थी कि जब बाहर से शोर की आवाज़ उठी। अमित साहब अपने बेटे पर जोर से धाड़े थे। ये क्या तमाशा लगाया है तुमने? भरी बिरादरी में हमें शर्मिंदा करके रख दिया। शौर्य कहने लगा, मैंने क्या गलत किया? क्या भाग कर विवाह किया है? वहीं किया है जहाँ आप लोग चाहते थे। इसकी माताजी कहने लगी, जी नहीं, रिश्ता तुम्हारी मर्जी पर हुआ है। तुम्हारी जिद थी कि इस लड़की से विवाह करना है, मैंने तो कहा था कि लड़की छोटी है, इसके घर वाले इतनी जल्दी विवाह के लिए नहीं मानेंगे। शौर्य कहने लगा, तो हो गई ना विदा, मान गए इसके घर वाले, आ गई वो मेरे घर में, बात खत्म हो गई। शौर्य के बड़े भैया कहने लगे, बात खत्म नहीं हुई, बात तो अभी शुरू हुई है। शादी इस तरह से होती है जैसे तुम्हारी हुई है। तुमने तो विवाह के इवेंट को भी बर्बाद करके रख दिया। ऐसी जिद बांधी कि वो लोग विदा करने पर मजबूर हो गए। अंदर बैठी लड़की इस वक्त इस बात पर परेशान होगी कि इसके साथ हुआ क्या है। ये क्या तमाशा लगाया तुमने? क्या कुछ अरमान नहीं थे हमारे? तुम सबसे छोटे थे, बहुत कुछ तुम्हारी शादी के हवाले से हमने सोच रखा था, लेकिन क्या किया तुमने? इसके बड़े भैया ने इसे डांटा था। वो कहने लगा, रोहित भैया प्लीज़, जो होना था ना वो हो गया। इसके पिताजी कहने लगे, यही तो पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसी भी तुम पर कौन सी आफत आ गई थी कि तुम्हें विदा की आग लग गई? हालांकि पहले से तुम्हें पता था कि सिर्फ शादी तय हुई है। अगर तुम्हारा कुछ ऐसा इरादा था तो हमें पहले बता देते।
हम कम से कम अनन्या के घर वालों के सामने शर्मिंदा तो ना होते। और कहने लगा, बस दुल्हन बनी वो मुझे बहुत अच्छी लग गई थी, इसलिए मेरा दिल नहीं माना कि इसे अकेला छोड़कर रात गुजारूं। ये बात शौर्य ने बताई थी। उसके पिताजी नजरें चुरा कर रह गए। बेटे की बेशर्मी पर अफसोस हुआ था। बाहर खड़ी इसकी भाभियां शर्म से कमरों में चली गई थी और इसकी माता जी तो आंखें फाड़े बेटे की बेशर्मी को सुन रही थी। कहने लगी, अब मैं दफा करें से, ये शुरू से ही ढीठ है, बदतमीज है, बेहया है। इसे इतना भी एहसास नहीं कि कौन सी बात माँ बाप के सामने करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। अमीर साहब का तो बस नहीं चल रहा था कि इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारे, कि जितनी ढिठाई से वो बेशर्मी का इर्तिकाब कर रहा था। और कहने लगा, तो आप लोगों को शर्म नहीं आती मुझसे पूछते हुए? जाहिर सी बात है, इसे विदा करवा के क्यों लाया हूँ मैं? मेरे बड़े भैया विदा करवा के क्यों लाते हैं अपनी पत्नियों को? इनकी शक्ल देखने के लिए तो नहीं लाए थे ना? शौर्य को तो जैसे एहसास ही नहीं था कि वो क्या बोले जा रहा है। अमीर साहब कहने लगे, बस अपना मुंह बंद रखो, जाओ दफा हो जाओ अपने कमरे में। शौर्य तो इसी बात का मुंतजर था। वो तो सीटियां बजाता और किसी फिल्मी गाने की धुन पर विस्लिंग करता कमरे की तरफ बढ़ रहा था। और इसके भैया और पिता इसकी इस बेहयाई पर खोल तो चुके थे। सभी अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपने कमरे में चले गए। तो अमीर साहब भी गुस्से से बंद किवाड़ को देखने लगे। शौर्य की माँ को तो मासूम लड़की पर रहम आया था। पता नहीं इनका आवारा बेटा इसके साथ क्या सलूक करता। वो तो इसे ये भी नहीं कह पाई थी कि लड़की अभी बहुत छोटी है, इसके साथ थोड़ी एहतियात बरतना, क्योंकि जिस कदर बेबाकी इनके बेटे ने दिखाई थी, ना जाने अपनी माँ के सामने कैसे जुमले कह देता। वो तो अपना सर पकड़ कर ही रह गई थी। जब वो अपने कमरे में आया तो उसे अंदर आता देखकर जितनी नर्वस अनन्या थी वही जानती थी। वो सिमट कर बैठी थी। बड़ी जोर से शौर्य ने किवाड़ बंद किया था और फिर चिटकती लगाई थी। अनन्या को लगा जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। ऐसे लगा जैसे उसके गले में और पेट में गिरहें सी पड़ने लगी थी। इस वक्त तो वो बुरी तरह से बदहवास थी और नर्वस थी। आंखों में आंसू झलमिला रहे थे। एक तो उसकी उम्र में और शौर्य की उम्र में 6-7 वर्ष का फर्क था। वो सोनाली से भी 2 वर्ष बड़ा था। बड़े गुस्से से वो उसके पास आकर बैठा था। वो भी बेड पर बिल्कुल धड़ाम से कि वो उछल के रह गई थी। फौरन से पीछे हटने लगी, फिर चोर नज़रों से उसे देखने लगी। शौर्य से गुस्से से देख रहा था। कहने लगा, बहुत बुरा लग रहा है ना तुम्हें समय से पहले विदा होकर यहाँ मेरे सामने बैठना? अनन्या को समझ नहीं आ रही थी कि जवाब क्या दे। वो तो बुरी तरह से कपकपा रही थी क्योंकि सामने बेटा इसका पति इसे बड़े गुस्से से देख रहा था। बड़े कड़े तेवरों से इससे बात कर रहा था। जरा भी नरमी और लचक नहीं थी इसके लहजे में। वो कुछ नहीं बोली तो शौर्य ने इसकी कालाई पकड़ी थी। हाथ बर्फ के मानन ठंडे थे, लरज रहे थे। इसकी कैफियत को वो देखकर समझ चुका था, लेकिन जानबूझकर बेहिसी का मुजाहरा दिखा रहा था। बड़ा चुप क्यों हो? उस खलेचे से बोला था कि अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अपना हाथ इससे छुड़वाने लगी। कलाई में पहने कई लाल कांच की चूड़ियां टूटी थी, लेकिन इसके हाथ की गिरत और भी मजबूत हुई थी। कहने लगा, ओह तो नखरे दिखाओगी तुम मुझे, लेकिन किया है ना जाने मन, मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हारे नखरे देखने का। ये कहकर इसने अनन्या को सोचने समझने का मौका भी नहीं दिया था। इसे खींचकर अपने ऊपर गिराया था और वो किसी कटी पतंग की तरह इसके हिसार में मकीद हुई थी। इसके कपकपाते होंठ देखकर वो पागल सा हुआ था। दुल्हन के रूप में वो वैसे भी अति सुंदर लग रही थी। इस पर खौफ, डर और बदहवासी के मिले जुले तासुरात इसे मजीद मोहक बना रहे थे। वो शौर्य के हिसार में कसमसा रही थी, लेकिन वो अगले ही लम्हे इसे अपने नीचे कर चुका था और खुद इसके ऊपर आ चुका था। अभी तक इसने आभूषण पहने हुए थे, इसके आभूषण भी इसने उतारने की जहमत नहीं की थी और इसके होठों को अपने दस्तरस में ले चुका था। अनन्या तो सोच भी नहीं सकती थी कि शौर्य ऐसे ऐसी हरकत भी कर सकता है। ऐसा तो कोई नहीं करता। पहली रात पति अपनी पत्नी को विश्वास में लेने की कोशिश करता है, पहले हल्की फुल्की बातें करता है, तकल्लुफ़ की दीवार गिराने की कोशिश करता है, फिर इसके हाथ छूकर ये जानने की कोशिश करता है क्या वो मानसिक तौर पर कुछ तैयार भी है कि नहीं। आधी रात तो बातों में ही गुजर जाती है, पत्नी को रिश्ते की नोयत बताने में ही गुजर जाती है, ताकि वो नर्वस ना हो, घबरा ना जाए। घनों का सा रिश्ता होता है। 2 अजनबी एक ही रात में इस कदर करीब हो जाते हैं कि 2 पल एक साथ धड़कते हैं। लेकिन ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। मुंह दिखाई का उपहार दिया जाता है, प्रेम की बातें की जाती हैं, ताकि पत्नी मन से कुछ तैयार हो सके, सोच समझ सके। लेकिन शौर्य ने तो इतनी भी मोहलत नहीं दी थी। इसके होठों को अपने दस्तरस में लेके शिद्दत बढ़ाने लगा। इसके आभूषण इसने शिद्दत जज्बात से उतारे थे। इसके हाथों में ज़रा सख्ती थी। वो प्लीज़ प्लीज़ कर रही थी कि शौर्य प्लीज़ आहिस्ता, मुझे
कष्ट हो रहा है। कानों के झुमके जब उसने बड़ी बेदर्दी से उतारने शुरू किए क्योंकि कामनाएं बेकाबू हो चुकी थी। बर्दाश्त नहीं हो रहा था, दिल चाह रहा था कि इसके अंदर समा जाए। अभी से कष्ट हो रहा है, मेरी जान को पता भी है कष्ट क्या होता है। कष्ट तो अभी शुरू होगा मगर जाने मन इसमें आनंद है। वो इसके आभूषण उतार चुका था। एसी में भी अनन्या पसीने से शराबोर थी। शौर्य अपने और इसके ऊपर कंबल ले चुका था। फिर अनन्या रोई जा रही थी। वो तो इस रिश्ते से वाकिफ तक नहीं थी। धीरे धीरे शौर्य ने अब इसके ब्लाउज को खोलना शुरू किया तो इसने शौर्य का हाथ पकड़ लिया। शौर्य शिद्दत जज्बात से बिल्कुल पागल ही हो चुका था। अनन्या के हाथ को अपने हाथ पर रुकावट बनते हुए देखकर इसने घूर कर अनन्या को देखा। उसकी लाल आंखें देखकर अनन्या थोड़ी डर गई। कहने लगी कि ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज़, मुझे लजा आ रही है। मेरे ब्लाउज को छोड़ दें, इसे मत उतारें प्लीज़। शर्म के मारे वो लड़की कपकपा रही थी। इसने तो आज तक कभी अपनी माँ के सामने भी कपड़े चेंज नहीं किए थे। जब से होश संभाला था बड़ी लजा और मर्यादा रखती आई थी। मगर अचानक से एक शख्स जो इसकी ज़िंदगी में शामिल हुआ है इसे विदा करके ले आया। भला इसके सामने एकदम से खुद को बेलिबास करना कहाँ आसान काम होता है। शौर्य कहने लगा, प्लीज़, ऐसे मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा जब तक तुम्हारा सुंदर रूप मेरे सामने नहीं आ जाता, और मैं इसमें खो नहीं चाहता। जब ना माना तो नन्या रोते हुए कहने लगी, अच्छा फिर आप लाइट बंद कर दें प्लीज़। कमरा बिल्कुल रोशनी में जगमगा रहा था। कहने लगी, आप अंधेरा कर दें। लेकिन वह कहने लगा, नहीं, एक झटके से उसके हर एक पर्दे को आज़ाद कर चुका है। इसकी वजूद को देखकर शौर्य की रही सही हैरानगी भी बाहर निकल आई थी। इस कदर शिद्दत से उसने अपना अधिकार वसूल करना शुरू किया था कि अनन्या के हलक से चीख निकली। मगर वह इस बेरहम की कहर बरसाते लबों में कैद हो चुकी थी और इस पर शौर्य की शिद्दतें वह उसे बख्शने के मूड में नहीं था। सुबह के 7 बज चुके थे और वो हाथ जोड़ के इससे रक्षा मांग रही थी। रो रही थी, बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से बेड पर रखे कंबल को खुद पर लपेट कर खड़ी होकर बाथरूम जाने लगी, लेकिन वो फिर भी उसकी कलाई खींचकर अपने ऊपर गिरा चुका था। कहने लगा, किससे पूछकर शमशान करने जा रही हूँ, मैंने तो इजाज़त नहीं दी। वो रोने लगी। कहने लगी, मुझे छोड़ दो वरना मैं मर जाऊंगी। कहने लगा, तो मर जाओ, लेकिन मेरा तो मन नहीं भरा। मैं शाम पर 5 बजे से पहले तुम्हें बख्शने के मूड में नहीं हूँ। ये सुनकर वो सिसकियों से रोई थी। ये बात हाथ जोड़े थे उसके सामने। कहने लगी, प्लीज़ प्लीज़ शौर्य। लेकिन 7वीं बार जब शौर्य ने अपनी मनमानी की तो वो मौके पर ही बेहोश हो चुकी थी। ऐसे यूं बेसुध और बेहोश देखकर शौर्य के होश उड़े थे। सारी की सारी खुमारी उड़न छू हुई थी। वो एकदम से उठ कर बैठा था। उसके रुखसार थपथपाने लगा। अनन्या, अनन्या, एक भगवान के लिए उठो। वो सही मायने में परेशान हुआ था। जल्दी से अपनी शर्ट पहनकर बटन बंद करने लगा। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। पूरी चादर लाल हो चुकी थी और जैसे हुलिया में वो बेहोश थी और किसी को बुला भी नहीं सकता था। और उसके माता पिता तो शायद इसे छोड़ते नहीं। इसने जल्दी से जग से पानी गिलास में डाला और छींटे अनन्या के मुंह पर मारने लगा, लेकिन इसे होश ही नहीं आ रही थी। दिन चढ़ आया था। अब अगर वो इसे छुपकर हॉस्पिटल लेकर जाता तो कोई ना कोई जाग रहा होता, वरना नौकर बता देते। बड़ी मुश्किल से इसने अलमारी खोलकर अपना ट्राउज़र शर्ट निकाला, क्योंकि वो तो सिर्फ विवाह के विस्पष्टर में आई थी। बाकायदा तैयारी तो हुई नहीं थी कि इसके कपड़े अलमारी में होते। इसलिए इसे अपना ट्राउज़र शर्ट पहनाया, इसे गोद में उठाकर सोफे पर लेटा दिया। जल्दी से बेड की चादर को लपेटकर अलमारी के निचले खाने में रखकर अलमारी बंद की। दूसरी चादर बिछाई, लेकिन बेहद बदहवास था, क्योंकि एक ही रात में इसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी और अभी भी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसे डर था कि कहीं सोफे पर भी निशान न पड़ जाएं। अपने जज्बात में इस कदर अंधा हो गया था कि पत्नी के साथ हद से ज़्यादा ही तजावुज़ कर बैठा था। ये तक लिहाज नहीं किया कि 17 वर्ष की है, नाजुक है, कमज़ोर सी लड़की है। अब सर पकड़े बैठा था कि करे तो क्या करे। बहरहाल कमरा खोलकर बाहर गया। नौकरानी किचन में थी। इसकी माता जी भी उठ चुकी थी। सुबह सुबह शौर्य को कमरे से बाहर देखकर कहने लगी, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? फिर बेटे के चेहरे पर छाई बदहवासी देखकर वो कुछ शिशुपंच में मुब्तला हुई। कहने लगी, क्या बात है शौर्य? इनका ये कहना था कि शौर्य ने माँ का हाथ पकड़ा और कमरे में ले गया। कहने लगा, पता नहीं इसे क्या हो गया माँ, ये बेहोश हो गई है। ये सुनकर और देखकर इसके गर्दन और चेहरे पर अपने बेटे की शिद्दतों के निशान देखकर इनका जी चाहा कि एक थप्पड़ इसके मुंह पर लगा दे। ज़रा लिहाज नहीं था इसे। इन्होंने अनन्या को होश में लाने के लिए इसे बुलाया चलाया, फिर डांटने लगी। कहने लगी, शौर्य, ये क्या किया है तुमने इसके साथ? तुम जानते थे ना वो कितने वर्ष की है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। यह कहकर इन्होंने जल्दी से नौकरानी को बुलाया। कहा कि ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले। शौर्य ने खुद ही उसे गोद में उठाया था। गाड़ी
कि पिछली नशिश पर बिठाया, अपनी माताजी के साथ इसे हॉस्पिटल ले गया। जल्दी से इसे स्ट्रेचर पर लिटाया गया था और इसे इमरजेंसी में ले जाया गया। इसकी माताजी इसे ही घूर-घूर कर देख रही थी। जब कुछ देर बाद ही लेडी डॉक्टर ने कहा कि क्या हुआ है इसके साथ? क्या किसी ने ज़बरदस्ती की है? बहुत ही गैर इंसानी सलूक किया गया है इसके साथ। ये सुनकर शौर्य की माताजी ने इसे यूं देखा जैसे नज़रों से ही मार डालूंगी, और वो शर्मिंदा सा नज़र चिढ़ा गया। वो कहने लगी, इसका पति है, रात को ही शादी हुई है इसकी, इससे पूछिए जो पूछना है। ये सुनना था कि लेडी डॉक्टर ने बड़े गुस्से से शौर्य की तरफ देखा और वो नज़रें उठाने के काबिल नहीं रहा था। जो कुछ हुआ था अच्छा नहीं हुआ था। लेडी डॉक्टर कहने लगी, आप इंसान हैं या पिशू? आपको पता है आपकी पत्नी इस वक्त मृत्यु और जीवन के द्वारे पे खड़ी हो चुकी है। जल्दी से ब्लड अरेंज करें वरना वो मर जाएगी। ये सुनकर शौर्य की जान निकली थी। फटाफट से अपने दोस्तों को फ़ोन करने लगा कि इसे ब्लड अर्जेंट चाहिए। फिर अपने ब्लड का भी सैंपल दिया। इत्तेफाक था कि इसका ब्लड ग्रुप और अनन्या का ब्लड ग्रुप एक था। इसने डॉक्टर से कहा कि आप फ़ौरन से मेरा ब्लड दे दें, लेकिन इसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कहने लगी, रात को एहसास नहीं था? आपने लड़की की उम्र देखी है, वो महज 17 वर्ष की है, अभी तक इसे होश नहीं आ रहा। पता नहीं क्या किया है आपने रात भर के, वो बेहोशी के आलम में भी चली जा रही। बार बार कह रही कि मुझे हाथ मत लगाओ, बस कर दो, मैं मर जाऊंगी। क्या पत्नी सिर्फ एक रात के लिए मैसर हुई थी? दोबारा पत्नी के साथ मौका नहीं मिलना था? शौर्य नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा था। तभी नर्स अनन्या को इंजेक्शन लगाने के लिए इसके करीब गई। अभी वह उसके करीब पहुंची थी कि जैसे ही बाजू पकड़कर इस पर इंजेक्शन लगाने लगी तो एक बार फिर अनन्या को यूं महसूस हुआ कि शायद शौर्य है। इसने खौफ से चिल्लाना शुरू कर दिया, नहीं नहीं, पुलिस छोड़ो मुझे, मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। भगवान का वास्ते शौर्य, मुझ पर रहम करो। एकदम से बाजू छुड़वाने पर इंजेक्शन की सुई इसके बाजू में पेवस्त होकर अच्छा खासा घाव कर चुके थे। वो दोहरे कष्ट और वेदना से गुजर रही थी। जब डॉक्टर जो पहले ही शौर्य पर गुस्सा कर रही थी, अंदर से आती चीखों को सुनकर इसने इंतहाई हकारत से शौर्य को देखा और कहने लगी, बस यही है तुम लोगों की फैंटेसी? यही चाहते हो तुम लोग? पता नहीं तुम जैसे हमारे के साथ इंसान की बच्ची क्यों ब्याही जाती है? जिस कदर तुम लोग जाहिल गवार जानवर हो, तुम लोगों का विवाह भी किसी जानवर के साथ ही करवाना चाहिए। शौर्य की आंखें ये जमीन पर गड़ी थी जैसे कभी सर उठाकर देख ही नहीं पाएगा। बहरहाल जल्दी से इसका ब्लड इसे फौरन से लगाया गया। एक बेड पर वो लेटा था, दूसरे पर अनन्या। अभी भी वो आहोजारी कर रही थी, नींद गनोदगी में थी। ये कह रही थी, शौर्य प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। इसकी आंखों के किनारों से आंसू गिर रहे थे, इसका तकिया भिगो रहे थे। वह गनोदगी में भी यूं चिल्ला रही थी जैसे रात को सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह अपनी मनमानियों में इसकी सुन ही कब रहा था। बाल्यकाल से शादी का जो जुनून सवार होना शुरू हुआ था, एक ही रात में इस पर निकाल रहा था। फिर सोनाली का थप्पड़ याद आ गया तो शिद्दत में और इजाफा होने लगा। कसूरवार वो भी नहीं था, गलत वो था। शादी का मतलब बेशर्मी और बेगैरती नहीं होता जिसका वो अर्तकाब कर रहा था, और इसी की सजाए इसने इसकी बहन को दी जो बिल्कुल बेकसूर थी। कसूर सोनाली का भी नहीं था। इसी वक्त अपनी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। सर पर सवार जुनून अतर चखा था, और वो लड़की अभी भी बेजान वजूद के साथ लेटी हुई थी जो इसके जुनून का निशाना बनी थी। कोई गैर तो नहीं इसकी पत्नी थी। एक तो ज़बरदस्ती विदा करवा के लाया और अब इससे इस हाल में पहुंचा दिया था। इसके माता जी तो इसके माता पिता को फ़ोन करने लगी थी, लेकिन इसने हाथ जोड़कर विनती की थी कि माँ प्लीज़ किसी को कुछ मत बताइएगा। और कहने लगी, क्यों ना बताऊं, ताकि तुम जानवर बनकर इनकी बेटी को मार डालो। बहरहाल एक खून की बोतल वो दे चुका था। जब लेडी डॉक्टर ने आकर इसकी ड्रिप उतारनी चाहिए, वह कहने लगा, क्या हुआ, क्या ब्लड की ज़रूरत ख़त्म हो गई? और कहने लगी, नहीं, लेकिन अब आप मज़ीद ब्लड नहीं दे सकते, ये आपके लिए नुकसानदेह है। वह कहने लगा, मेरी परवाह मत करें प्लीज़, आप इसे बचा दें, इसे जितना ब्लड चाहिए आप इसे लगा दें। वह कहने लगी, ये आपके लिए ठीक नहीं है। वो कहने लगा, मेरे लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं, प्लीज़ मुझे ये नहीं सुनना, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। नर्स कमरे से बाहर जा चुकी थी। इसने ड्रिप को कुछ तेज़ किया था ताकि अनन्या की जान बच सके। अब इसे चक्कर से आने लगे थे। तभी तेज़ कदमों से लेडी डॉक्टर अंदर आई। कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपसे कहा है ना, इससे ज़्यादा ब्लड आप नहीं दे सकते। और कहने लगा, आप मेरी फिक्र छोड़ दें, बस इसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। रात भर में थक तो वो भी गया था, अपने अंदर दुर्बलता भी महसूस हो रही थी, लेकिन बस दिमाग पर छाया जुनून कम होने का नाम नहीं ले रहा था, जो किसी ज़माने में गैर अखलाकी फिल्वत देकर भर चुका था।
समझता था कि नारी शायद इसीलिए बनी हुई है कि इसके साथ जो मर्जी करते चले जा, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मनुष्य है और इंसान ही होती है। वो अपने सवाल का जवाब खुद ही दे रहा था। दिल और दिमाग की एक अजीब सी जंग छिड़ चुकी थी। आंखें मूंद कर वो लेटा था। जैसे जैसे खून का एक एक कतरा उसके वजूद से निकल रहा था, वैसे वैसे से मजीद पश्तियाँ चाक हो रही थी, क्योंकि शायद कल रात गूंजने वाली चीखें बार बार इसके कानों में गूंज कर इसकी आत्मा को जगा चुकी थी। जिस तरह वो दूसरी जाने बेड पर लेटी पर्दे में अभी भी सिसक रही थी। शौर्य का दिल चाहा कि वो अपने सर ही नोच डाले। जब तक इसका दोस्त ना आ गया, वो इसे इतना खून दे चुका था कि वो खतरे से बाहर थे। बाकी का ब्लड इसके दोस्त ने दिया। वजह पूछने लगा तो कहने लगा, बस ऐसे ही मेरी पत्नी सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए चोट आ गई। जैसे ही इसका दोस्त ब्लड देकर चला गया तो कुछ ही कदम चला था कि बड़ी जोर का चक्कर खाकर गिर गए। ये देखकर माँ का दिल तड़प उठा। जल्दी से उसको पकड़कर उठाने लगी। कुछ नौजवान वहां मौजूद थे जो इसे कुर्सी पर बिठा चुके थे। जल्दी से इसे जूस पिलाया। माताजी का गुस्सा तो खत्म हो चुका था, इन्हें अपनी बेटी की पड़ गई थी। लेडी डॉक्टर ने कुछ ताकत के इंजेक्शन लगा दिए और अच्छी खुराक खाने का मशवरा दिया। कुछ तबीयत इसकी संभल गई थी, लेकिन अनन्या को दोपहर को जाकर होश आया था और उसके कमरे में इस वक्त इसकी सास और शौर्य ही से अपने सामने नजर आए थे। शौर्य को देखकर वो बुरी तरह से डर गई थी। हाथ में अभी भी ड्रिप लगी हुई थी। फौरन से उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। इसकी सास उसके पास आई, कहने लगी, बेटा लेट ही रहो। कहने लगी, नहीं, मुझे मेरी माता जी के पास जाना। प्लीज़ आंटी, आप मुझे मेरे घर पहुंचा दें। कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। इसकी सास उसे चुप कराने लगी। कहने लगी, हाँ हाँ, मैं तुम्हें भेज दूंगी। लेकिन वो रोई जा रही थी। नहीं, आप अभी बुलाएं, अभी मेरी दीदी को बुलाएं। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मुझे मुझे मेरी माँ के पास जाना है। शौर्य को देखकर यूँ खौफजदा थी कि जिसे पता नहीं वो कोई राक्षस है, इसे खा जाएगा। जैसे ही शौर्य सोफे से उठकर इसके पास आया, वो फौरन से अपनी सास के साथ लिपट गई थी। प्लीज़ आंटी, प्लीज़ इन्हें कहें यहाँ से चले जाए। वो मानसिक तौर पर अपसेट हो चुकी थी। इसकी माताजी ने कहा, शौर्य जाओ कमरे से बाहर, अब नहीं आना। वो फौरन कमरे से बाहर जा चुका था। अपने आप पर गुस्सा आने लगा था। क्या कर बैठा था वो? अंदर से अनन्या के रोने की सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। इसकी सास बार बार इसे समझा रही थी, बेटा अभी घर चलो, 3-4 दिन बाद चले जाना। देखो एकदम से तो ये सब ठीक नहीं लगता ना। लेकिन वो एक ही बात कह रही थी, नहीं, मुझे अपने घर जाना है। कहने लगी, मैं तुम्हें अपने कमरे में रखूंगी, तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी। लेकिन वो रोई जा रही थी। एक ही जिद थी कि इसे अपनी माँ के पास जाना है। शौर्य बार बार अपनी माँ की तरफ देख रहा था। विनती करते हुए कह रहा था, नहीं, इनको मत बुलाइएगा, मैं अपनी भूल मान रहा हूँ ना। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं बस किसी भी तरह अनन्या से माफ़ी मांग लूँगा, सॉरी कर लूँगा, इसे मना लूँगा। लेकिन अगर इसके घर वाले आकर इनको इस बारे में पता चला तो ना जाने वो लोग क्या करेंगे। कहीं इसे मेरी ज़िंदगी से अलग ही ना करना, फिर क्या होगा। प्लीज़ माँ, इनको मत बताएं। लेकिन अनन्या को रोते हुए देखकर इसकी माँ कहने लगी, जो होना था सो हो गया, लेकिन अब इसके माता पिता को भी तो बताना ही पड़ेगा ना। भला वजह कोई ऊंच नीच हो गई तो नाम हम पर आएगा। ये सब कुछ तुम्हें पहले सोचना चाहिए था मेरे बेटे, जब तुम इस लड़की पर पूरी रात कष्ट लुटाते रहे। ये भी ना सोचा कि ये कोई लावारिस नहीं है, बल्कि इसके भी मैके में पूरा परिवार मौजूद है। और अगर वो तुम्हें इसके सजा में जेल भी भेज दें तो तुम हमारे पक्ष में कोई बात नहीं कर सकते। ये सब कुछ सुनकर शौर्य के जबान पर ताला लग चुका था और एक जाने वो चेयर पर बैठ गया। मजबूरन फायजा देवी ने अनन्या की माता जी को फ़ोन किया। दोनों फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुंच गई थी। अपनी माँ के साथ लग गई। वो रोई जा रही थी। लेडी डॉक्टर ने सारी बात बता दी थी। ये सुनकर वो लोग अनन्या को लेकर अपने घर चले गए। शौर्य बहुत शर्मिंदा था। उसके माता पिता, भैया भाभी इसको बुरा भला कह रहे थे कि इसने अच्छा नहीं किया। ये तो वो भी जान गया था कि इसने अच्छा नहीं किया। ऐसे तो लगा था कि चंद रोज़ बाद माफ़ी मांगकर अनन्या को वापस ले आएगा। अगर इसके माता पिता के चरण भी पकड़ने पड़े तो वो उनके चरण भी पकड़ लेगा। अनन्या को अपने मैके गए हुए 3-4 दिन गुजर चुके थे और लगातार शौर्य अपनी माँ से सुबह शाम बस यही कह रहा था, प्लीज़ माँ, मेरे साथ चलें, हम अनन्या को लेकर आते हैं। अब जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ, जैसे कहेंगी मैं माफ़ी तक मांगने को तैयार हूँ। चरण भी पकड़ लूँगा, इन लोगों के सामने भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा, लेकिन प्लीज़ आप मेरे साथ जा रहे की हामी तो भरें। मगर वो कहने लगी, नहीं, तुमने भूल की है, तुम खुद ही जाओगे और ऐसे किस मुँह से माफ़ी मांगोगे, क्या कहोगे। किन शब्दों में तुम अपनी गलती तस्लीम करोगे। शर्म और हया तुमने बिल्कुल ही बेच खाई है। कभी वो अपनी भाभीियों की पत्नी विनती करने लगता तो कभी अपनी माँ की। लेकिन सभी चुप हो चुके थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को शौर्य की हरकत से इससे चिढ़ और हकारत सी होने लगी थी। यहाँ तक कि इसकी बड़ी भाभी तो अपने बच्चों को भी अब शौर्य के पास भटकने नहीं देती थी।
एक अजीब सा संदेह और रंजिश से इनके दिल में बैठ चुकी थी। ये देखकर तो शौर्य को सचमुच में चिल्लू भर पानी में डूब मरने का दिल कह रहा था कि अब इसके अपने भी इस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन चंद रोज बाद इसके पास कानूनी विवाह विच्छेद का लेटर अदालत की तरफ से पहुंच गया। जब घर वालों ने देखा तो कहने लगे, देख लिया तुमने अपनी जल्दबाजी और जज्बातीपन का परिणाम। और कहने लगा, मैं इससे माफ़ी मांग लूंगा माँ, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। इसके माताजी कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है वो अपनी बेटी तुम्हारे साथ भेजेंगे? इनकी जगह मैं भी होती तो यही करती। कभी भी तुम जैसे शख्स के साथ अपनी बेटी को दोबारा नहीं भेजती। पहली बार वो फूट फूट कर रोया था, हाथ जोड़कर अपने माता पिता से माफ़ी मांगी थी कि इससे भूल हो गई। भगवान के लिए इसके साथ चले अनन्या को वापस लेकर आए। लेकिन इसके माता पिता तो बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। शौर्य अपने माता पिता के साथ इनके घर पर पहुंच गया था, लेकिन इन्होंने बात सुनने से इनकार कर दिया। कहने लगे, हमारे जीवन की बहुत बड़ी भूल थी जो हमने अपने प्रतिष्ठा के बारे में सोचा, बेटी के बारे में नहीं सोचा। अपनी इज्जत के खातिर आपके इस पशु जैसे बेटे से अपनी बेटी की विदा करा दी। हमें पता होता तो हम इसी वक्त रिश्ता तोड़ देते, वही मुनासिब था। इसके माता पिता भी रोए जा रहे थे, बेहद परेशान। तो सोनाली बड़ी नंदा से इसे देख रही थी। कह रही थी, पिताजी हम अनन्या को कभी भी इस शख्स को साथ नहीं भेजेंगे। शायद सोनाली को ये लग रहा था कि इसने बदले के तौर पर अनन्या को इस हार तक पहुंचाया है। अगर वह ऐसा समझ रही थी तो इतना गलत भी नहीं समझ रही थी। शौर्य ने सबके सामने हाथ जोड़े थे, कहने लगा, मुझे बस एक आखिरी मौका दे दें, मैं इसका बहुत ध्यान रखूंगा। अपनी हर भूल का पश्चाताप करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। इसके माता पिता कहने लगे, ये भूल है, क्या तुम्हें लगता है इस अधर्म की माफ़ी होनी चाहिए? बहरहाल इसके घर वालों ने इसकी एक ना सुनी, वह मायूस होकर वापस आ गया था। वो कई बार दोबारा माफ़ी मांगने गया था, कह रहा था कि जब तक आप लोग माफ़ नहीं करेंगे मैं आना बंद नहीं करूँगा। एक बार इसके माता जी ने तंग आकर कहा, अनन्या तुम्हारे नाम से डरती है। मेरी बच्ची मानसिक तौर पर बपरत हो गई है। तुम आते हो तो कमरा बंद करके लॉक करके कोने में छुप जाती हो। जब तक इसे ये पता होता कि तुम घर पर हो तो कमरे से बाहर नहीं निकलती। खाती पीती नहीं है। तुमने एक रात में मेरी बच्ची को पागल कर दिया। कैसे मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूँ, जो तुम्हारे नाम से भी डरती है। वो खुद भी रो रहा था, हाथ जोड़ के कह रहा था, बस एक बार मेरी अनन्या से बात करवा दें, मैं इसे मना लूँगा, मैं इससे माफ़ी मांग लूँगा। एहसास हो रहा था कि इसे किस तरह से पत्नी के साथ ट्रीट करना चाहिए और इसने किया था। सोचने का मौका तक तो नहीं दिया था इसे। इसके सामने पत्नी के रिश्ते को जिस तरह से ऐसा दिखाया था, कोई भी लड़की होती इसका यही रिएक्शन होता। इसकी माताजी कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे देती हूँ। अगर वो मान गई तो ठीक है, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। अनन्या तो उस दिन के बाद से जैसे बोलचाल ही बिल्कुल बंद कर चुकी थी। हर वक्त कमरे में बंद रहती, अपने आप को नॉर्मल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन अब तो रात को तरह से आहट भी हो रही थी। उसे लगता कि कहीं शौर्य तो नहीं आ गया। एक बार फिर इस पर अपनी शिद्दत जुटाने के लिए वो बहुत ज़्यादा डरपोक हो चुकी थी। रात इसके जागते हुए गुजर जाती। कभी अपनी माँ के पास जाकर सो जाती है कि मुझे कमरे में डर लग रहा है। कमरे में बंद होकर बस रोती ही रहती थी कि आखिर मेरा कसूर क्या था। पहले कम उम्री में ही घर वाले ने मुझे ब्याह दिया, ना देखा ना भाला। और फिर मेरे सारे सौपन जो मैंने अपने बालपन में जवानी के दहलीज पर कदम रखते हुए देखे थे, किस कदर बेदर्दी से शौर्य ने इनको तोड़ा कि मैं शायद मरते दम तक भूल ना सकूं। अब शौर्य तो क्या, किसी के लिए भी मेरे दिल में कोई जगह बाकी ही नहीं बची। वह बस यूं ही खुद से सरगोशी में बातें करती रहती थी। अभी भी उसकी माँ इससे 3 बार कह चुकी थी कि बेटा एक बार शौर्य से बात कर लो, तुमसे मिलना चाहता। पहले तो इसने इनकार किया था, लेकिन अपनी माँ के समझाने पर इसने आखिरी बार ऐसे मुलाकात करने की सोच ही ली थी। उसे अनन्या के कमरे के बाहर ले गए, किवाड़ पर दस्तक दी, कहने लगा, बेटा वो जा चुका है, नहीं आएगा तुम्हारे कमरे में। तभी किवाड़ खुला था। आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे ही अनन्या ने किवाड़ खोला तो सामने शौर्य को देखकर वो डर के चीखें मारने लगी। इसके बाद सारे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन वो डर रही थी, चिल्ला रही थी कि नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे वहाँ डालोगे। और कहने लगा, अनन्या प्लीज़ भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन वो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। जब इसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, खुद भी रोने लगा। इस बार अनन्या चुप हुई थी। फूट फूट के घुटनों के बल बैठ के वो रो रहा था। इसके सामने हाथ जोड़े हुए थे। कहने लगा, गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें समय चाहिए, मैं तुम्हें समय देने को तैयार हूँ। तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तुम पढ़ लो। तुम यहाँ रहना चाहती हो, तुम यहाँ लो। भगवान के लिए तलाक मत मांगो। मैं तुम्हारी खातिर अपने आप को बदल डालूंगा।
अनन्या की माताजी को भी यही ठीक लगा। वो चुपचाप इसे देख रही थी, आंसू बह रहे थे। वो भी हाथ जोड़े रोए जा रहा था, फिर वहाँ रुका नहीं, चला गया। बार-बार यही कह रहा था कि बस तलाक का नाम मत लेना, इसके अलावा जो कहोगी मुझे कबूल है। अनन्या ने जब इसे रोते हुए देखा तो दिल में थोड़ी बहुत सही मगर नरमी सी आ चुके थे। इसने अपने सास-ससुर को यही फैसला सुनाया था कि वो इनके साथ फिलहाल नहीं जाएगी, अपने माता-पिता के पास ही रहेगी। घर के बड़ों ने भी सोच समझकर ठंडे दिमाग से यही फैसला किया था कि जिस तरह हमने शादी से पहले कहा था कि रिश्ता 3 वर्ष तक चलेगा और जब हमारी बच्ची 20 वर्ष की हो जाएगी उसके बाद ही हम इसकी विदा करेंगे, तो बेहतर अब यही है कि हमारी बच्ची दोबारा से अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएगी, अपनी पढ़ाई जारी रखेगी और चंद वर्षों बाद अगर हमें वाक़ई लगा कि आपका बेटा सुधर चुका है, हमारे बच्चे की मर्ज़ी हुई तो ही हम इसे आपके घर रवाना करेंगे। इसी बात पर इत्तेफ़ाक हो चुका था और खुशी-खुशी शौर्य ने इस हुक्म को कबूल भी कर लिया था। इन 3 वर्षों में इसने बिल्कुल ही लाताल्लुकी नहीं की थी, बल्कि कभी तो रोज़-रोज़, तो कभी-कभी कुछ दिन छोड़कर चक्कर लगाता। अनन्या के लिए कभी इसकी फ़ेवरेट राइटर की बुक्स, कभी चॉकलेट, कभी इसकी पसंदीदा डिश, कुछ ना कुछ लेकर आता ही रहता। 3 वर्ष में अनन्या अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी। जिस दिन वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी थी, इस रोज़ घर पर एक उत्सव रखा गया था जिसमें शौर्य के घरवाले भी आए थे और शौर्य खुद भी। इन 3 वर्षों में नन्ही की तबीयत में काफ़ी बदलाव आ चुका था। वो पहले से ज़्यादा समझदार और मैच्योर लगने लगी थी। आज भी इसने खूबसूरत सी गुलाबी कलर की मैक्सी पहनी हुई थी। बाल खोले थे। शौर्य दूर से देखकर जिसे देखते ही रह गया था और शायद आज भी दिल में कहीं ये कसक बाकी थी कि आखिर क्यों उसने फूल जैसी लड़की के साथ ऐसी सख्ती बरती। जब सभी अतिथि भोजन से फारिग हो चुके और धीरे-धीरे घरों को जाने लगे, तो शौर्य के माता-पिता ने आगे बढ़कर अनन्या के माता-पिता से कहा था कि अब हमें इजाज़त दीजिए कि हम अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर लेकर चलें। वादे के मुताबिक इन्होंने मुस्कुराकर ये फैसला अनन्या पर ही छोड़ा था कि अगर अनन्या चाहे तो जा सकती है। हम तो अपनी बेटी के फैसले पर ही रज़ामंद हैं। अनन्या ने एक नज़र शौर्य को देखा जो इसके प्रेम में मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। कहने लगी कि ठीक है, मैं अपना बैग लेकर आते हैं। इसके ये कहने पर शौर्य तो खुशी से पूरे नहीं समाया था और अब बाकायदा से विदा होकर दोबारा से शौर्य के कमरे में बैठी थी, लेकिन फिर से वही रात याद आने लगी। लेकिन जब वो कमरे में आया तो बहुत शर्मिंदा था। इसके सामने बैठकर हाथ जोड़कर दोबारा से माफ़ी मांगी थी। 3 वर्षों में इसे एहसास हो गया था कि इसने क्या भूल की है। अपने इष्ट देव के हुजूर भी रो रो के माफ़ी मांगी थी। ये समझ भी आ गया था कि जज्बात जब तंग करें तो ईश्वर, भक्ति और प्रार्थना का सहारा लेना चाहिए। जुनून सवार नहीं करना चाहिए। और भक्ति और रूस का पाबंद हो चुका था। होलिया भी बदल चुका था। बड़े प्यार और प्रेम से उसने दोबारा से अनन्या से इस रिश्ते की इब्तिदा की थी और इसका खौफ भी दूर किया था। इस घर में आने के बाद ही 2 हफ्तों तक इसने अनन्या को हाथ तक नहीं लगाया था। धीरे-धीरे अनन्या ने अपने दिल में अपने पति के लिए सही मायनों में प्रेम महसूस किया, तो उसने खुद शौर्य से कहा था कि अब हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मज़ीद अगर यूँ ही कई वर्ष माज़ी को ज़हन में रख कर बैठे रहे तो बहुत पीछे रह जाएँगे और हमारे रिश्ते को संग लग जाएगा और मैं नहीं चाहती कि वो मज़ीद रिश्तों का बोझ उठाकर घुट-घुट कर ज़िंदगी जीती रहूँ। शौर्य इसे बाहों में भर चुका था और फिर कुछ इस अंदाज में उसने वो रात अनन्या के नाम की थी कि पुराने सारे गिले शिकवे, सारे कष्ट माज़ी में ही दफ़न होकर रह गए थे।